हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 55 महत्वपूर्ण प्रश्नों को चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास क्लास 9th एनसीईआरटी की किताब है तो आप उसमें देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी कि परमाणु और अणु। और उसी चैप्टर में हमें मोलों के बारे में पढ़ना है। मोल कॉन्सेप्ट भी उसी चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है। तो मैंने यहाँ पर चैप्टर का नाम दे दिया है परमाणु, अणु और मोल। ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड मोल। तो इससे हम लोग टोटल 55 प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का यह चैप्टर है आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए। इस वीडियो में जो हम लोग 55 प्रश्नों को करने वाले हैं उसका पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये जो पीडीएफ है आपके सामने, अगर आप इस पीडीएफ को ऐसे ही प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। वहां से आप डाउनलोड कीजिए ऐप को। अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, साइन अप कर रखा है तो ठीक है। अगर आपने साइन अप नहीं किया हुआ है तो पहले आप साइन अप करें। साइन अप करने के बाद जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख लो फ्री स्टडी मटेरियल, इसमें जाना, इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो मिशन रेलवे नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा। आपको जो है इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा या फिर जो भी मैंने इस सीरीज के अंदर चैप्टर्स करवाए हैं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसी वाले सेक्शन के अंदर। तो आप में से जो इंटरेस्टेड है पीडीएफ डाउनलोड करने में वो ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों को करना। प्राचीन भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद निम्न में से किसे परिभाषित करने का प्रयास किया था? देखो, हमारे भारत के दार्शनिक थे महर्षि कणाद। ये हमारे भारत के दार्शनिक थे। इन्होंने कहा था कि अगर हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण जो है ये प्राप्त होते जाएंगे, छोटे छोटे कण जो है हमें मिलते जाएंगे। मतलब एक पदार्थ है, आपने उसको तोड़ दिया, फिर आपने और तोड़ा, फिर आपने और तोड़ा, फिर आपने और तोड़ा। ऐसे हम लोग छोटे छोटे कणों में जो है तोड़ते जाएंगे। अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जब आप प्राप्त कण को पुनः नहीं तोड़ पाएंगे। तो वो जो कण होगा वो सूक्ष्मतम कण, मतलब उससे छोटा कण आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो वो जो सूक्ष्मतम कण होगा अंत में जो मिला उसे इन्होंने परमाणु कहा था। उसे इन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। महर्षि कणाद ने कहा यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे। अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित हम नहीं कर पाएंगे। तो वो जो सूक्ष्मतम कण होगा उसे इन्होंने परमाणु कहा था। इन्हीं के समय में एक और भारतीय दार्शनिक थे पकुदा कात्यायान। पकुदा कात्यायान। इन्होंने कहा था कि ये जो परमाणु होते हैं ये ना कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, संयुक्त रूप से पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। देखो, महर्षि कणाद ने जो कहा उस चीज से, उस बात से एग्री करते थे और इन्होंने एक लाइन और ऐड कर दिया कि ये जो परमाणु होते हैं ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, संयुक्त रूप से पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के पदार्थों को बनाते हैं। ये तो थे हमारे भारत के दार्शनिक महर्षि कणाद और पकुदा कात्यायान। इन्हीं के टाइम में ग्रीक फिलोसफर भी हुआ करते थे, यानी कि ग्रीक दार्शनिक भी हुआ करते थे। दो ग्रीक दार्शनिक का नाम आपको ध्यान में रखना है, डिमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन दोनों का भी यही मानना था जो महर्षि कणाद और पकुदा कात्यायान का मानना था। भाई, इनका भी यही मानना था कि जो पदार्थ होते हैं उसे हम विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण मिलते जाएंगे। अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो वो जो सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण होगा उसे इन्होंने एटम कहा। रेलवे के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि जो एटम शब्द है ये किसने दिया। वहां विकल्प में डिमोक्रिटस ऑप्शन में था तो रेलवे बोर्ड ने इसी को सही माना। मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए परमाणु शब्द किसने दिया, डिमोक्रिटस ऑप्शन में ना हो तो आप जाएंगे महर्षि कणाद के साथ, अगर ये ऑप्शन में दिख जाएगा तो देख लेना क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, महर्षि कणाद दिया हुआ है या फिर डिमोक्रिटस दिया हुआ है। जो दिख जाए उसे आप आंसर टिक करेंगे। अगर महर्षि कणाद भी दिया हो, डिमोक्रिटस भी दिया हो, तब आप डिमोक्रिटस के साथ जाना, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, रेलवे बोर्ड की तरफ से डिमोक्रिटस को आंसर दिया गया था। तो आप जो है डिमोक्रिटस के साथ ही जाना। एटम शब्द किसने दिया, इस सवाल के उत्तर के लिए। अगला प्रश्न है रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया था?
रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया था? ये जो रासायनिक संयोजन का नियम है ये लागू होता है रासायनिक अभिक्रिया पे, यानी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो ये रासायनिक संयोजन का नियम जो है वहां पर लागू होता है। अब ऐसा आपको लग रहा होगा कि रासायनिक संयोजन का नियम जो है एक ही नियम है ना, रासायनिक संयोजन का नियम एक नियम है, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर कई सारे नियम आते हैं। इसके अंदर जो है 4 से 5 नियम आते हैं। कहीं पर 4 नियम आपको मिल जाएगा, कहीं पर 5 नियम आपको मिल जाएगा। 4 से 5 नियम आते हैं, जिसमें एक नियम लेवोजियर ने दिया है, तो दूसरा जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है, तीसरा डाल्टन ने दिया है, और भी 1-2 नियम है जिसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया है। लेकिन आपको केवल 2 ही नियम पढ़ने हैं। एज पर एनसीईआरटी क्लास 9th आपको 2 ही नियम पढ़ने हैं, आपको 2 ही नियम के बारे में याद रखने हैं। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। लेवोजियर ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो लागू होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था स्थिर अनुपात का नियम जो लागू होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था और द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर ने दिया था। लेवोजियर को रसायन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है, लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो इन दोनों ने जो अपना नियम दिया उसी को मिलाकर के रासायनिक संयोजन का नियम कहा जाता है। मैंने आपसे कहा इसके अंदर 4 से 5 नियम आते हैं, लेकिन आपको 2 ही नियम पढ़ने हैं, 2 ही के बारे में याद रखने हैं। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? स्थिर अनुपात का नियम दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। स्थिर अनुपात का नियम हमें कहता है कि आप यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से ले आओ। स्थिर अनुपात का नियम हमें यह कहता है कि आप यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से उठा करके ले आओ, चाहे उस यौगिक को किसी ने भी बनाया हो, कहीं पर भी बनाया हो, उस यौगिक में जो आपके तत्व होंगे वो द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होंगे, एक निश्चित अनुपात में होंगे। जैसे हम जल की बात कर लेते हैं, वाटर की बात कर लेते हैं, है ना, हम लोग क्या कर लेते हैं, जल की बात कर लेते हैं, इस वाटर की बात करते हैं। अब देखो जल को तो आप कई सारे स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं भाई। जल को आप समुद्र से प्राप्त कर सकते हैं, नदी से प्राप्त कर सकते हैं, जल आपके बॉडी के अंदर भी है, आपके यूरिन में भी, वहां से प्राप्त कर सकते हैं भाई। तरबूज है, खीरा है, बहुत सारे सोर्स है जहां से हम जल को प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्योर वाटर, केवल वाटर इसमें होना चाहिए, वो लेकर के आना है। चाहे इस जल को किसी ने लैब में बनाया हो, तो कहने का मतलब है कि आप इस यौगिक को, जल अपने आप में जो एक यौगिक है, इसे आप चाहे किसी भी स्रोत से उठा करके ले आओ, चाहे इसे किसी ने भी बनाया हो, इसमें जो तत्व है वो अपने द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है। इसमें जो तत्व है वो द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होगा। इसमें तत्व कौन कौन से है भाई? इसमें तत्व है हाइड्रोजन, और इसमें तत्व कौन सा है भाई? इसमें है ऑक्सीजन। अगर आपने 5-6 स्रोतों से जल को प्राप्त किया हुआ है, जब आप उन सारे ही स्रोतों से जो आपने जल को लाया है उन सारे को ही जब आप तोड़ेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो जो आपको हाइड्रोजन का मास मिलेगा, जो आपको ऑक्सीजन का मास मिलेगा, उनका जब आप रेशियो निकालेंगे तो वो 1:8 के रेशियो में मिलेगा। मान लीजिए आपने नदी से जल को लाया, कुछ भी अमाउंट में आपने नदी से जल को लेकर के आया, फिर आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से इस जल को तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास चेक किया, उसका रेशियो जब आपने निकाला तो 1:8 आया। किसी भी स्रोत से आप ले आओ जल को, हमेशा आपको 1:8 के रेशियो में ही मिलेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 1:8 के रेशियो में ही मिलेगा। मतलब अगर ये आपको 1 ग्राम मिलेगा हाइड्रोजन, तो आपको ऑक्सीजन 8 ग्राम मिलेगा। अगर हाइड्रोजन आपको 2 ग्राम मिलेगा तो ये आपको 16 ग्राम मिलेगा। अगर ऑक्सीजन आपको 24 ग्राम मिलेगा तो पक्की बात है कि हाइड्रोजन आपको 3 ग्राम मिलेगा। ये हमेशा होगा, चाहे आप जल को किसी भी स्रोत से क्यों ना उठा करके लाए हो, जब भी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास चेक करेंगे तो 1:8 के रेशियो में ही मिलेगा। तो जब भी जल रहेगा तो 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको मिलेगा। यह है स्थिर अनुपात का नियम। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, यौगिक को आप चाहे किसी भी स्रोत से क्यों ना ले आए, चाहे उस यौगिक को किसी ने भी क्यों ना बनाया हो, जो उनमें तत्व होंगे वो द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होंगे। यही स्थिर अनुपात का नियम है जिसे जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? रासायनिक संयोजन के अंदर आपको 2 नियम पढ़ने हैं। स्थिर अनुपात का नियम जिसे जोसेफ प्राउस्ट ने दिया, जो हम लोगों ने जस्ट देखा। जो दूसरा नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसे लेवोजियर ने दिया था, लेवोजियर ने दिया था, और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये तो और भी ज्यादा आसान है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास
दो अभिकारक है ए और बी, ये आपस में क्या करते हैं कि अभिक्रिया करते हैं और दो उत्पाद बना लेते हैं सी और डी। ये नियम ये कहता है कि जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान होगा वो बराबर होगा उत्पाद के कुल द्रव्यमान का। समझे आप? जैसे मान लीजिए कि ये जो ए है ना, हमने x ग्राम लिया था, और ये जो b है हमने यहां पर मान लो कि y ग्राम लिया था, और ये c बना, अभिक्रिया के बाद c बना मान लीजिए कि w ग्राम बना, और ये जो d है मान लीजिए आप ये कि z ग्राम बना, z ग्राम बना। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही द्रव्यमान का ह्रास होता है। ना तो द्रव्यमान बनेगा और ना ही ह्रास होगा। कहने का मतलब जितना द्रव्यमान हमने यहां पर लिया है, आपको रिएक्शन के बाद जो उत्पाद मिलेगा उसका द्रव्यमान भी टोटल इतना ही निकल करके आएगा। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। द्रव्यमान ना तो एक्स्ट्रा बनेगा और ना ही ह्रास होगा उसका, ना तो द्रव्यमान कहीं से आएगा एक्स्ट्रा और ना ही जाएगा निकल करके कहीं से। तो यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो उत्पत्ति होता है, ना तो सृजन होता है, और ना ही द्रव्यमान का ह्रास होता है। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है उत्पादों के कुल द्रव्यमान का। ठीक। यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव डैश होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। हम लोगों ने जस्ट देखा 1:8 होता है, 1:8 होता है। ये स्थिर अनुपात का नियम है, जोसेफ प्राउस ने दिया था। देखिए कोई भी यौगिक हो, उसमें जो तत्व है उसका अगर आपको रेशियो निकालना हो तो बहुत ही सिंपल है। तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो इसका द्रव्यमान 2U हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1U होता है ना, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2U हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16U होता है। अगर आप इसका रेशियो देखेंगे तो 1:8 निकल करके आ जाएगा। किसी का भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में आपको मास चाहिए कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो चाहिए, मास का रेशियो चाहिए आपको। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12U होता है, ऑक्सीजन का होता है 16U। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो 32U हो जाएगा। इसका अगर आप रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा 4 से आप इसको काट सकते हो, 4 तिहाई 12, 4 8 32, 3:8 के रेशियो में आपको मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप चाहे किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त कर ले, कार्बन और ऑक्सीजन जो है अपने द्रव्यमान के इस वाले रेशियो में आपको मिलेगा। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना रहता है? फिर से वही कहानी है। अमोनिया को चाहे आप किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त कर लो, अमोनिया को चाहे किसी ने भी क्यों ना बनाया हो, जो इसमें नाइट्रोजन है और जो इसमें हाइड्रोजन है उसके द्रव्यमान का जो रेशियो है वो निश्चित ही मिलेगा, आपको फिक्स ही मिलेगा। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14U होता है और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1U होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 लिखेंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 गुने में 1 हो जाएगा यानी कि 3U। इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 14:3। तो आंसर हमारा बी। ऐसे ही आपको रेशियो निकालना है, ठीक। लेकिन आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास। डाल्टन के अनुसार परमाणु है, देखिए डाल्टन के अनुसार जो परमाणु है वो आपका है अविभाज्य। डाल्टन के अनुसार परमाणु जो है अविभाज्य है। डाल्टन ने कहा था जो एटम होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, जो एटम होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। एटम का मतलब ही होता है इंडिविजुअल। ये जो एटम शब्द है इसका मतलब ही होता है इंडिविजुअल, यानी कि अविभाज्य, इंडिविजुअल, अविभाज्य। लेकिन इनका ये जो मानना था कि एटम इंडिविजुअल होते हैं, ये गलत साबित हो गया, क्योंकि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स एटम के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था 1808 में। ये जो साल है ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1808 में डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम तत्वों का प्रतीक दिया था? जो आपके तत्व होते हैं, टोटल तत्व कितने हैं? 118 हैं जो अब तक ज्ञात हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी में आप देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, नाइट्रोजन का N होता है, कार्बन का C होता है, ऑक्सीजन का O होता है। ये तो आज के समय में हम लोग यूज करते हैं इस वाले सिंबल को, लेकिन सबसे पहली बार
जो सिंबल देने का जो काम था वो डाल्टन ने किया था। डाल्टन थे जिन्होंने सबसे पहली बार एटम को सिंबलाइज करने का जो है उन्होंने ट्राई किया था। लेकिन इनका सिंबल जो था काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, हाइड्रोजन अगर आपको बताना है तो ऐसे पहले ऐसे गोल बनाओ, फिर इसके अंदर डॉट बनाओ, ऐसे, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर आपको सल्फर बताना हो तो पहले ऐसे गोल बनाओ, जैसा यहाँ पर दिखाया गया, गोल बनाओ, फिर ऐसे क्रॉस करो। आयरन बनाना है तो गोल बनाओ, फिर यहाँ पर आई लिखो। ऑक्सीजन अगर दिखाना हो तो केवल ऐसे गोल बना दो। कार्बन दिखाना है तो ऐसे गोल बनाओ, उसके अंदर ग्रे कलर भरो। तो ऐसा सिंबल इन्होंने दिया था, लेकिन ये बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया। ये समझो कि पूरा फेल हो गया, ये सिंबल देना इनका कहीं भी यूज नहीं आया। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों का प्रतीक उनके नाम के अक्षरों से बनाया जाना चाहिए, है ना? किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों का प्रतीक उनके नाम के अक्षरों से बनाया जाना चाहिए? देखो, डाल्टन ने जो सिंबल दिया वो तो फेल कर गया, उसका तो कहीं पर यूज ही नहीं किया गया, क्योंकि वो भी अपने आप में कठिन है सिंबल को बनाना बार बार। फिर बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं, बर्जीलियस। इन्होंने कहा कि जो तत्व का सिंबल होता है आप उसके नाम के अक्षरों से ही बनाइए। भाई नाम है, नाम में कई सारे अक्षर होंगे, तो वहां से आप एक या दो अक्षर उठाइए और उससे आप सिंबल बना दीजिए, उससे आप सिंबल बना दीजिए। जैसे कार्बन है, ये कार्बन है भाई, तत्व का नाम है कार्बन, तो यहां से आप एक अक्षर उठाओ सी और बना दो सिंबल, लो कार्बन का सिंबल बन गया। कितना आसान है, ये कार्बन का सिंबल है। जैसे एक तत्व है नियोन, ये नियोन है, तो नियोन का सिंबल आप इसके नाम के अक्षर से बना दीजिए। तो यहां से पहला अक्षर उठाया गया, फिर दूसरा वाला अक्षर उठाया गया और यहां से एनी, नियोन का सिंबल बन गया। जैसे एक तत्व है सोडियम, तो सोडियम का सिंबल आप इसके नाम में जो अक्षर है उससे बना दीजिए। तो यहां से आप क्या बना सकते हैं भाई, एस बना सकते हैं या फिर SO बना सकते हैं। लेकिन ये सब सिंबल सोडियम का नहीं होता है, हम जानते हैं। सोडियम का सिंबल जो होता है वो होता है Na। तो ये जो सिंबल लिया गया है Na, ये सोडियम के लैटिन नाम से लिया गया है, सोडियम के लैटिन नाम से लिया गया है। इसका जो लैटिन नाम होता है वो नाट्रियम होता है, नाट्रियम, ये इसका लैटिन नाम है। तो यहां से सिंबल लिया गया है, ये जो Na आप देख रहे हो ना, यहां से सिंबल लिया गया है Na, लैटिन नाम से लिया गया है। अब भले ही ये नाम जो है ये लैटिन नाम है, लेकिन हम लोगों ने सिंबल तो अक्षरों से ही बनाया, नाम के अक्षरों से ही बनाया। तो ये जरूरी नहीं है कि तत्व का जो सिंबल है वो उसके अंग्रेजी नाम के अक्षरों से ही बनाया जाएगा, अंग्रेजी नाम से बनाया जाएगा, कहने का मतलब ऐसा नहीं है, लैटिन नाम से भी बनाया जा सकता है। IUPAC का पूर्ण रूप क्या है? IUPAC का पूर्ण रूप क्या है? IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो, ये वैज्ञानिकों की एक संस्था है, ये वैज्ञानिकों की एक संस्था है। मान लीजिए कि आज के समय कोई तत्व की खोज हो जाती है, एक कोई नया तत्व मिलता है, एक नए तत्व की खोज हो जाती है, तो उस तत्व का नाम क्या होगा, उसका सिंबल क्या होगा, ये IUPAC ही डिसाइड करती है। ये जो वैज्ञानिकों की संस्था है यही डिसाइड करती है। निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक उसके लैटिन नाम से लिया गया है? लैटिन नाम से लिया गया है। देखो, जिंक है तो आप इसको ऐसे लिखो, जिंक इंग्लिश में। ये क्लोरीन है तो आप इसको ऐसे क्लोरीन लिखे, है ना, क्लोरीन लिखे। और ये निकल है। अब देखिए, जिंक का सिंबल इसके अंग्रेजी नाम के अक्षर से बनाया गया है, ZN, ये जिंक है। क्लोरीन का सिंबल इसके अंग्रेजी नाम से बनाया गया है, CH यहां से उठाया गया है। और निकल का सिंबल जो है इसके अंग्रेजी नाम NI से ही, अंग्रेजी नाम निकल से ही बनाया गया है, यहां से N और I लिया गया है। लेकिन जो आयरन होता है इसका सिंबल क्या होता है भाई? Fe होता है। ना तो I होता है, I तो आयोडीन का होता है, ना तो IR होता है, IR तो इरिडियम का होता है, Fe होता है। और ये बनाया गया है किससे? फेरम से। ये देख लो, ये फेरम है, ये लैटिन नाम है आयरन का, है ना। फेरम जो है लैटिन नाम है आयरन का, और यहां से F और E को उठाया गया है और सिंबल बनाया गया है। तो आयरन हमारा सही जवाब हो जाएगा यहां पर। यहां पर देखिए, सोडियम का सिंबल जो Na है ये नाट्रियम से लिया गया है। पोटेशियम का सिंबल K जो है कैलियम से लिया गया है। आयरन का सिंबल जो है Fe ये फेरम से लिया गया है। कॉपर का सिंबल जो है Cu ये क्यूपडम से लिया गया है।
सिल्वर का सिंबल Ag अर्जेंटम से लिया गया है, गोल्ड का सिंबल Au ऑरम से लिया गया है, मरकरी का सिंबल Hg हाइड्रोजीरम से लिया गया है, लेड का सिंबल Pb प्लम्बम से लिया गया है और टिन का सिंबल Sn स्टेनम से लिया गया है। ये सारे लैटिन नेम्स हैं, ये सारे लैटिन नेम्स हैं और इंग्लिश नेम ये है, और सिंबल बनाया गया है लैटिन नेम से, ना कि इंग्लिश नेम से। कैलियम किस तत्व का लैटिन नाम है? कैलियम किस तत्व का लैटिन नाम है? पोटेशियम का है। यहीं से सिंबल लिया गया है, के को उठाया गया है, सिंबल के है पोटेशियम का, तो पोटेशियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर का लैटिन नाम जो है अर्जेंटम होता है, गोल्ड का ऑरम होता है, सोडियम का नाइट्रियम होता है। 1 mu बराबर क्या होता है? 1 mu बराबर क्या होता है? देखिए, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये सारे जो है कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, है ना, आइसोटॉप्स हैं, समस्थानिक है। समस्थानिक जो होते हैं वो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो कार्बन के जो भी समस्थानिक हैं उनमें सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है कार्बन 12। ये समस्थानिक जो है कार्बन का सबसे ज्यादा पाया जाता है। मतलब अगर आप कोई कार्बन का सैंपल लेते हैं, नमूना उठाते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा कार्बन 12 मिलेगा कार्बन 13 भी, कार्बन 14 भी, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन 12 मिलेगा। तो इस कार्बन 12 का जो द्रव्यमान होता है किलोग्राम में, वो होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। ये कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान है। एक कार्बन 12 परमाणु जो है उसका द्रव्यमान है। अगर आप इसी का 1/12 कर देते हो, 1/12 कर देते हो इस द्रव्यमान का 1.99 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम का, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक, 1.67, यहाँ पर 7 कर दो, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसी को 1 mu कहा जाता है, इसी को 1 AMU कहा जाता है, 1 AMU कहा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 1/12 कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, या तो 1 mu बराबर ये लिख करके दे देगा, या फिर 1 mu बराबर ये लिख करके दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है। 1 mu का मान ग्राम में कितना होता है? 1 mu, AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट ये बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। लेकिन आपसे ग्राम में पूछा है तो आप इसमें 1000 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये 1.67 इंटू -24 ग्राम हो जाएगा। तो ये जो है आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से देखो तो कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है, आप इसको ध्यान में रखिए। पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? देखिए, पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण है वो तो एटम है, परमाणु है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो है वो तो एटम है। लेकिन अधिकांश तत्व के जो परमाणु हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, यानी अकेले नहीं रह सकता है। मैक्सिमम जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं वो अकेले नहीं रहते हैं। वो क्या करते हैं, अपने ही जैसे दूसरे परमाणु के साथ कंबाइन कर लेते हैं, संयुक्त रूप में आ जाते हैं, या फिर दूसरे तत्व के परमाणु के साथ जो है वो कंबाइन कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। अकेले रहना पसंद नहीं है एटम को। लेकिन कुछ तत्व हैं जिनके परमाणु अकेले रह लेते हैं, जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है। ये सारे जो है आपके सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादातर तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो सिंगल, अकेले रहना जो है उनको पसंद नहीं है, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो एटम होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। लेकिन एटम से मिल करके ही आपका बनता है मॉलिक्यूल्स। एटम से मिल करके ही मॉलिक्यूल्स बनता है। जैसे क्लोरीन एटम है भाई, ये अकेले रहना इसको पसंद नहीं है, तो ये अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके Cl2 बना लेता है।
नाइट्रोजन है, इसे अकेले रहना पसंद नहीं है, तो ये क्या करता है, दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ कंबाइन करके N2 बना लेता है। ऐसे फास्फोरस जो है अकेले रहना इसको पसंद नहीं है, तो ये सबसे स्टेबल फॉर्म P4 बना लेता है, P4 के फॉर्म में रहता है। ऐसे ही सल्फर जो है वो S8 के फॉर्म में रहता है। तो ये सारे जो अणु होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन जो एटम होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, कुछ के रह सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अणु हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। केवल ये पूछा जाए सूक्ष्मतम कण क्या है तो परमाणु आंसर होगा, लेकिन यहाँ बोल रखा है कि जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो आंसर हमारा अणु हो जाएगा, परमाणु नहीं होगा। किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है। कोई तत्व है या फिर कोई यौगिक है, उसके एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, उसे हम लोग बोलते हैं परमाणुकता, है ना, परमाणुकता कहते हैं। जैसे सल्फर है, सल्फर के एक अणु में सल्फर का 8 परमाणु होता है, ये सल्फर का अणु है। सल्फर के एक अणु में सल्फर का 8 परमाणु है। फास्फोरस P4 के फॉर्म में होता है, इसके एक अणु में 4 परमाणु है। ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में, तो ऑक्सीजन के एक अणु में जो है ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो इसकी परमाणुकता जो है वो 2 है, इसकी परमाणुकता 4 है, इसकी परमाणुकता 8 है। ऐसे ही जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सब की अगर बात करें तो परमाणुकता 2 है। इन सारे के केस में इनके एक अणु में 2 एटम्स हैं, तो इन सारे की परमाणुकता 2। ऐसे मान लो कि ये जल है, अब देखो जल का ये एक अणु है, इसमें टोटल जो एटम्स है वो कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, 3, तो इसकी परमाणुकता 3। तो ये सारे तत्व के अणु थे, ये सारे तत्व के अणु हैं, ये आपका एक यौगिक है, यौगिक का ये अणु है 3, यौगिक का अणु है H2O, तो इसकी परमाणुकता 3। ऐसे ही मान लो HNO3, ये भी एक मॉलिक्यूल है, यौगिक का मॉलिक्यूल है, यौगिक का अणु है, इसमें टोटल एटम्स कितने, 3, 4, 5, तो ये पेंटा एटॉमिक है, इसकी परमाणुकता 5। एक मॉलिक्यूल में आपके जितने एटम्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल में आपके जितने एटम्स होते हैं उसको काउंट कर लो, वही है परमाणुकता। ठीक, सल्फर की परमाणुकता कितनी है, तो सल्फर S8 के फॉर्म में होता है। ये सल्फर एक तत्व है, तत्व का ये एक अणु है जिसमें 8 परमाणु है, तो परमाणुकता 8। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक अणु है, जो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, इन सब की अगर हम बात करें तो ये सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये सारे अपने आप में एक अणु भी है और एटम भी है। एक परमाणु वाला हम अणु इसको बोल सकते हैं, एक परमाणु वाला अणु बोल सकते हैं, तो इसकी जो एटॉमिसिटी है वो है 1, परमाणुकता जो है वो है 1, तो एक परमाणु अणु है, तो हीलियम हमारा आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस जो है P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी परमाणुकता 2, इसकी 4 और इसकी 8। फास्फोरस के अणु में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, फास्फोरस के अणु में 4 परमाणु होते हैं, परमाणुकता 4 होती है। फास्फोरस अणु की संरचना जो है कुछ इस प्रकार की होती है। फास्फोरस, 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 ये फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल है जिसमें फास्फोरस के 4 जो है एटम्स हैं, तो टेट्रा एटॉमिक है ये, टेट्रा एटॉमिक। एटॉमिसिटी यानी कि परमाणुकता वो 4। धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, इन कणों को डैश कहते हैं। देखिए जो मेटल है और जो नॉन मेटल है, जो धातु है और जो अधातु है, ये मिल करके जो यौगिक बनाते हैं वो आपका होता है आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड होता है। और आयनिक कंपाउंड के अंदर आपको मिलते हैं कैटायंस और मिलते हैं आपको एनायंस, यानी धनायन और ऋणायन, ये दोनों आपको मिलते हैं, तो ये आयंस होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो है वो आयन से मिलकर के बने होते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, कैटायन और एनायन।
और ये दोनों आयन जो होते हैं इनके बीच में स्थिर वैद्युत बल काम करता है ना, स्थिर वैद्युत बल जो है काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि NaCl है, NaCl में Na जो है मेटल है, ये साधारण नमक है, Na मेटल है और Cl जो है नॉन मेटल है। तो इनमें जो आयन्स होंगे आपके वो होते हैं Na+ और Cl-, और इनके बीच में जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है और यही बॉन्ड कहलाता है। ये जो बॉन्ड होता है इसे हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही जो है आयनिक बॉन्ड कहलाता है। यहाँ पर क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान आपको अच्छे से याद रखना है, 35.5 होता है, 35.5 होता है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सल्फाइड की वैलेंसी 2 होती है। सल्फाइड आयन जो होता है वो ये होता है H2- होता है। सल्फाइड आयन ही नहीं, देखो ये सल्फेट आयन है, ये सल्फाइड आयन है, सल्फाइड आयन है और ये सल्फाइड आयन है। तो सल्फेट आयन, सल्फाइड आयन और सल्फाइड आयन तीनों पर देखो तो -2 चार्ज है ना, तीनों पर देखो तो -2 चार्ज है। तो अगर इनमें से किसी की भी वैलेंसी अगर आपको बतानी हो तो आप क्या करेंगे, माइनस चिन्ह हटा देंगे, उसके बाद जो बचे वो बता दो, चिन्ह हटा करके बता दो। इन सारे के लिए वैलेंसी आप 2 बताएंगे। तो यहां पर क्या है कि सल्फाइड है, सल्फाइड के लिए हम लोग केवल S लिखेंगे, वैलेंसी 2 लिखेंगे। जो चार्ज होता है ना ऊपर में, जो चार्ज होता है उसका चिन्ह हटा करके आप वैलेंसी लिख दो, चिन्ह हटा दो, जो डिजिट बचता है उसको आप यहां पर लिख दो। तो सल्फाइड आयन है S2- है, तो चार्ज हटा दिया, बचा जो डिजिट उसको हम लोगों ने वैलेंसी यहां पर बता दिया। इसके बाद यहां पर क्रिस क्रॉस होता है, क्रिस क्रॉस होता है इस प्रकार से। तो ये जो 2 है, ये जो 2 है जो कि सल्फाइड की वैलेंसी है, ये हाइड्रोजन की जो है सबस्क्रिप्ट बन जाती है ना, सबस्क्रिप्ट बन जाती है। और सल्फर यहाँ पर S लिखेंगे और हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो सल्फर की सबस्क्रिप्ट बन जाती है। लेकिन 1 हम लोग सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखते नहीं है, तो 1 को हम लोग हटा देंगे, H2S, B हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको यौगिक लिखना है तो आपको याद होना चाहिए क्या, वैलेंसी, या फिर आपको याद होना चाहिए कौन मोनोवैलेंट कैटायन है, कौन डाईवैलेंट कैटायन है, कौन ट्राईवैलेंट कैटायन है, ऐसे ही कौन मोनोवैलेंट एनायन है, कौन डाईवैलेंट एनायन है, कौन ट्राईवैलेंट एनायन है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैंने डिटेल में जो वीडियो है वो बना रखा है कि किसी भी यौगिक का सूत्र जो है चुटकी बजा करके कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो 16 मिनट का वीडियो है, ये 16 मिनट का वीडियो आप देख लीजिएगा, है ना, 16 मिनट 44 सेकंड का वीडियो है, इसे आप देख लीजिएगा। इसका लिंक भी आपको मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसको देख लेना। एक बार आप इसको देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फॉर्मूला जो है लिखा जाता है, ठीक है, कैसे लिखा जाता है। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला आप बड़े ही आराम से लिख देंगे अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम देखो डाईवैलेंट कैटायन होता है Mg2+। उसके बाद यहां पर देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आपके मोनोवैलेंट एटायन होते हैं, मोनोवैलेंट एनायन होते हैं, मोनोवैलेंट एनायन होते हैं। तो इन सारे की वैलेंसी आप बताएंगे, इन सारे की वैलेंसी आप बताएंगे 1, और जो डाईवैलेंट कैटायन है इसकी वैलेंसी आप बताएंगे 2। जो चार्ज है वहां से मैंने चिन्ह को हटा दिया है और मैंने यहां पर केवल जो है मैग्नीट्यूड लिखा है, यहां पर भी देखो प्लस हटा करके 2 लिखा है। अब देखो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला चाहिए, तो पहले मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे, क्लोराइड है तो क्लोरीन का सिंबल लिखेंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोराइड की वैलेंसी 1, यहां पर आप क्लोरीन की वैलेंसी भी बोल सकते हो, 1 ही होती है। उसके बाद यहां पर क्रिस क्रॉस करेंगे, जो ये वैलेंसी क्लोरीन की है 1, ये मैग्नीशियम की सबस्क्रिप्ट बन जाती है। जो मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, वो क्लोरीन की सबस्क्रिप्ट बन जाती है। लेकिन 1 को हम लोग एज ए सबस्क्रिप्ट लिखते नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देंगे, केवल हम लिखेंगे MgCl2। तो बस हो गया, MgCl2 हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया हुआ है इस वाले वीडियो में। तो सारा मैंने मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, कैटायन और एनायन, इन सब को मैंने बताया हुआ है, और कैसे आप सूत्र लिखेंगे ये भी बताया हुआ है।
तो आप इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना। सोडियम नाइट्रेट का सही सूत्र क्या है? यह है नाइट्रेट आयन, यह है नाइट्राइट आयन और यह है नाइट्राइड आयन। यहां देखिए आप, तो यह है मोनोवैलेंट एनायन, यह है मोनोवैलेंट एनायन और यह ट्राईवैलेंट एनायन, समझे आप। उसके बाद देखो सोडियम है, तो सोडियम मोनोवैलेंट कैटायन होता है, पोटेशियम मोनोवैलेंट कैटायन होता है, यह है मोनोवैलेंट कैटायन। देखो मोनो का मतलब एक होता है, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, तो मोनोवैलेंट जो आपके कैटायन होते हैं उसकी वैलेंसी एक। इसमें देखें तो ये दोनों जो है आपके मोनोवैलेंट एनायन है, तो इसकी वैलेंसी 1। ये ट्राईवैलेंट एनायन है, ट्राईवैलेंट, ट्राई का मतलब 3, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी 3 है। हमसे पूछा है सोडियम नाइट्रेट का सही सूत्र क्या है, तो सोडियम हम यहाँ पर लिखेंगे और नाइट्रेट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, राइट। सोडियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा NaNO3, तो बी हमारा आंसर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम जो है वो डाईवैलेंट कैटायन है, जो मैग्नीशियम है वो भी डाईवैलेंट कैटायन है। डाईवैलेंट कैटायन, डाई का मतलब 2 होता है, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 2। हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड OH- होता है, ये मोनोवैलेंट एनायन है, मोनोवैलेंट, मोनो का मतलब एक, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी 1। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमें रासायनिक सूत्र लिखना है, तो कैल्शियम के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे और हाइड्रोक्साइड के लिए OH लिखेंगे। हाइड्रोक्साइड के लिए फॉर्मूला OH होता है। कैल्शियम मोनोवैलेंट नहीं डाईवैलेंट कैटायन है, तो इसकी वैलेंसी 2, और ये जो हाइड्रोक्साइड है ये मोनोवैलेंट एनायन है, तो इसकी वैलेंसी 1। वापस से हम लोग क्या यहाँ पर क्रिस क्रॉस करेंगे, तो कैल्शियम के नीचे 1 सबस्क्रिप्ट आएगा जो कि लिखेंगे नहीं, और यहाँ पर OH है, इस पूरे OH के लिए सबस्क्रिप्ट 2 जाएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये एल्यूमिनियम सल्फेट है ना। एल्यूमिनियम सल्फेट में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? एल्यूमिनियम सल्फेट में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? Al2SO4 का होल थ्राइस है। देखिए एल्यूमिनियम के यहाँ पर टोटल 2 एटम्स हैं। अब यहाँ पर देखो SO4 ऐसे लिखा हुआ है SO4 और इसके बाहर में 3 है, ब्रैकेट के बाहर में 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 3 SO4 है, 3 SO4 है। तो यहां पर सल्फर कितने हो गए? 3। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, 4 8 और 4 12। टोटल एटम्स कितने हो गए? 2 3 5 12 5 17, टोटल 17 एटम्स है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, यहां सल्फर है मतलब इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है, तो इस 1 में 3 से गुना कर दो, फिर इस 4 में 3 से गुना कर दो, 12। इस प्रकार से आपको काउंट करना है। PO4 3- में कितने परमाणु विद्यमान है, मौजूद है? PO4 3-। अब ऊपर में चार्ज है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ऊपर में चार्ज है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फास्फोरस का यहाँ पर 1 एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम्स है, तो टोटल एटम्स कितने हो गए? 5। टोटल एटम्स 5, सी हमारा आंसर। 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? मैं आपसे पूछूं 1 दर्जन में कणों की संख्या कितनी होती है? 1 दर्जन में, 1 दर्जन में, 1 दर्जन में, 1 दर्जन में कणों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 12। ऐसे ही 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 इतने कणों की संख्या होती है, बस बात खत्म। अब ये कण जो है कुछ भी हो सकता है भाई, कण जो है एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 मोल जैसे बोल दिया मतलब आपके दिमाग में ये चमकना चाहिए। इसे एवोगाद्रो संख्या कहते हैं और इसे हम लोग Na से डिनोट करते हैं। एवोगाद्रो जो थे वैज्ञानिक थे इटली के, उन्हीं के सम्मान में जो है इसे एवोगाद्रो संख्या कहा जाता है, इस वाले नंबर को, और इसे हम लोग Na से डिनोट करते हैं, कैपिटल N और नीचे सबस्क्रिप्ट कैपिटल A। तो 6.022 इंटू 10⁻23 बी हमारा आंसर हो जाएगा। 1 मोल जैसे बोले आपके दिमाग में ये चमकना चाहिए, ये नंबर जो है आपके दिमाग में चमकना चाहिए। 1 मोल जल में कितने अणु उपस्थित होंगे? 1 मोल जल में
ये आपका जल है, इसका अगर आप 1 मोल लेते हो तो इसमें कितने अणु होंगे? 1 मोल में कितने अणु होंगे? यहां पर जो कण है वो अणु है, तो 1 मोल में कितने आपके अणु होंगे? तो 1 मोल बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23 इतने आपके जो है अणु होंगे जल के। तो 6.022 इंटू 10⁻23 बी हमारा आंसर। जल के 1 मोल में कुल कितने परमाणु मौजूद हैं? जल के 1 मोल में कुल कितने परमाणु मौजूद है? आपसे परमाणुओं के बारे में पूछा गया है। अब देखो, ये जल है, ये अपने आप में मॉलिक्यूल है, अणु है। ये क्या है? अणु है। अगर हम इसका 1 अणु लेते हैं तो इसमें टोटल कितने एटम्स हैं? भाई 3 एटम्स हैं। टोटल कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं, है ना। टोटल 3 एटम्स हैं, 3 परमाणु हैं। तो अगर हम यहां पर 1 मोल लेते हैं जल का, तो उसमें आपको कितने अणु मिलेंगे? पहले तो आप अणु निकालेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक अणु है। जल की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला H2O लिखेंगे, तो ये अपने आप में एक मॉलिक्यूल है ना। तो 1 मोल में सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ऐसे ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं। तो पता चलेगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 आपके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। अब बताओ टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में 3 गुने में 6.022 इंटू 10⁻23 इतने आपके एटम्स हो जाएंगे, टोटल एटम्स। समझे आप? तो हमारा आंसर यहां पर सी हो जाएगा। जल के 1 मोल में हाइड्रोजन के कुल कितने परमाणु उपस्थित हैं? ये जल है, ये जल का क्या है कि 1 मॉलिक्यूल है। 1 मॉलिक्यूल है तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 2 है। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब हमसे अगर इसका 1 मोल पूछ दिया जाए तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? तो क्या करेंगे भाई? 2 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने आपके हो जाएंगे हाइड्रोजन के एटम्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी है वो निकालेंगे, उसके बाद आप परमाणुओं की संख्या निकालेंगे। चाहे कोई एक एटम के परमाणु कितने हैं वो पूछ दे, चाहे टोटल एटम्स के परमाणु कितने हैं वो पूछ दे। आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसी में अगर सवाल ये पूछ दे कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में इतने ही ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे। तो आंसर हमारा यही हो जाता है भाई, जितने मॉलिक्यूल्स उतने ऑक्सीजन के एटम्स। जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना है? जिंक का परमाणु द्रव्यमान होता है 65U। यू का मतलब यूनिफाइड मास होता है। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना है? नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। ये अपने आप में एक अणु है ना, तो इसका जो टोटल द्रव्यमान होगा उसे हम लोग आणविक द्रव्यमान कहेंगे। ये टोटल अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, तो इसका जो मास होगा उसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। अगर आपको इस टोटल का मास निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जितने भी आपके तत्व दिए हुए हैं, इसमें जितने भी आपके परमाणु हैं उसका टोटल मास आपको काउंट करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यहाँ पर एक ही एटम है और हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1U होता है, तो 1U इसका मास हो गया। उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन संख्या में एक ही है और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, देखो एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। एटॉमिक मास कम से कम आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक याद होना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 7U होता है, तो इसका एटॉमिक मास 7U हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का टोटल मास यहाँ पर कितना है ये देखो। टोटल ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन के एटम का मास जो है, यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16U होता है, तो यहाँ पर 48U हो जाएगा। अब टोटल आप जोड़ लो कितना है, तो 1 और 7 8 हो जाएगा, 8 और 8 16 हो जाएगा। उसके बाद 4 5 56U। सॉरी, मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 14U है ना, 14U। अब 1 और 4 5, 5 और 8 13, उसके बाद 13, 4 1 5 और 1 हासिल 6, 63U।
सी हमारा आंसर। तो जब भी आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछ दिया जाए, जितने आपके एटम्स मौजूद हैं मॉलिक्यूल के अंदर, उन सारे एटम के मास को ऐड कर दो, मॉलिक्यूल का मास निकल करके आ जाएगा। 1 मोल नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान है, ये आपका नाइट्रिक अम्ल है। अभी हम लोगों ने 1 मॉलिक्यूल का मास निकाला था, 1 मॉलिक्यूल का मास निकाला था 63 U हम लोगों ने बताया। 1 मॉलिक्यूल का मास है ना, 1 मॉलिक्यूल का मास है, तो 1 मॉलिक्यूल के मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे, मॉलिक्यूलर मास, है ना, मॉलिक्यूलर मास। अब हमसे 1 मोल का पूछा है, 1 मोल का पूछा है, तो देखो 1 मोल का जो मास होता है उसे हम लोग मोलर मास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, 1 मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, लेकिन 1 मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। और मोलर मास को हमेशा हम लोग ग्राम में बताते हैं, मोलर मास को हमेशा हम लोग ग्राम में बताते हैं। तो मोलर मास निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, मॉलिक्यूलर मास में ही क्या करना है, ग्राम लगा देना है। ये जो यहाँ पर यू है इसको हटाना है और यहाँ पर ग्राम लगा देना है, इसको हटाना है और यहाँ पर ग्राम लगा देना है, ठीक। तो 63 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान कितना है? देखो मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, मोलर द्रव्यमान बोले तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, है ना, मोलर मास बराबर मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। अगर मान लो एटम दिया हुआ है तो यहां पर आप लिख सकते हो एटॉमिक मास इन ग्राम। बहुत ही सिंपल है, मोलर मास निकालना बहुत ही सिंपल है। मोलर मास बोले तो 1 मोल का मास, और 1 मोल का मास, और 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 1023 पार्टिकल्स जो है यहाँ पर एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है, इतने पार्टिकल का मास। तो ये सब जो है आपको ध्यान में होना चाहिए। 63 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास होता है 63 यू हटा करके ग्राम हम लोगों ने लगा दिया, तो 63 ग्राम। साधारण नमक का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना है? सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना है? देखिए, अगर आपके पास कोवैलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजक यौगिक है, इस केस में हम लोग मॉलिक्यूल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अणु शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है, तो यहां पर हम लोग मॉलिक्यूल शब्द का इस्तेमाल जो है नहीं करते हैं। इसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला यूनिट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जल का अणु होता है ना, जल का अणु होता है, वैसे ही NaCl का अणु नहीं होता है। NaCl जो है अपने आप में एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसका फॉर्मूला यूनिट होता है। मतलब अणु के जगह पर हम लोग फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे, बस यही फर्क है, शब्दों का ही बस फर्क है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। यहां पर आप लोग लिख सकते हो एक और लाइन, फॉर्मूला यूनिट मास इन ग्राम। मतलब अगर आयनिक कंपाउंड है उस केस में तो अणु होता नहीं है, जो आणविक द्रव्यमान हम लोग ग्राम में लिखेंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ग्राम में लिखेंगे। फॉर्मूला यूनिट होता है तो वहां पर हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास ग्राम में लिख देंगे, तो मोलर मास निकल करके आ जाएगा। तो साधारण नमक का जो फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है। अब इसका फॉर्मूला यूनिट मास चाहिए, सूत्र इकाई द्रव्यमान चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं ठीक वैसे ही निकालना है। सोडियम, यहां पर देखो 1 एटम है सोडियम का, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो लिख देंगे। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, तो 23 U हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन है भाई, क्लोरीन का भी 1 ही एटम है और इसका एटॉमिक मास 35.5 होता है, जस्ट हम लोगों ने देखा था, तो 35.5 U हो जाएगा। टोटल मास काउंट कर लो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8,
3 और 2 5, 58.5 U। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ए। अब यहीं पर मान लीजिए कि आपसे मोलर मास पूछ लिया जाता है, इसका साधारण नमक का मोलर मास अगर आपसे पूछ लिया जाता तो हम क्या करते हैं भाई? यहां पर फॉर्मूला यूनिट मास, सूत्र इकाई द्रव्यमान इन ग्राम, सूत्र इकाई द्रव्यमान ग्राम में। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान तो 58.5 होता है, बस इसी को ग्राम में लिख दो, हो गया मोलर मास। यानी 1 मोल फॉर्मूला यूनिट का द्रव्यमान है 58.5। जल का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना है? देखिए, जो मोलर मास होता है, जो मोलर मास होता है, मोलर द्रव्यमान होता है, इसी को ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं और इसी को ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मोलर मास बोले तो ग्राम एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास ग्राम में, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास ग्राम में। तो यही चीज तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, एटॉमिक मास इन ग्राम। यहां पर ग्राम पहले आ गया है, यही फर्क है। तो अगर हम जल की बात करें यहां पर, तो जल का देखो मॉलिक्यूलर मास पहले निकालो, क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन के लिए टोटल मास 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 2 और 16 18 यू हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे आप? ग्राम अणु द्रव्यमान निकालेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मोलर मास है ये, तो जो मॉलिक्यूलर मास है उसी में ग्राम लगा दो, हो गया। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब सीधा सा होता है मोलर मास। तो 18 ग्राम हमारा आंसर। कैल्शियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना है? ग्राम परमाणु द्रव्यमान फिर से बोल रखा है, ग्राम एटॉमिक मास, तो इसका मतलब क्या हुआ? मोलर मास। मोलर मास हम लोग ग्राम में बताते हैं, तो इस वाले को तो पहले उड़ा दो यहां से। मोलर मास हम लोग ग्राम में बताते हैं। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 20 होता है, यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास है, मतलब एटॉमिक मास में आपको ग्राम लगाना है, तो 20 ग्राम हमारा आंसर। माफ करिएगा, 40 ग्राम होता है, 20 एटॉमिक नंबर होता है, ये ध्यान में रखिएगा, मेरे से भी मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर। एटॉमिक नंबर जो है वो 20 होता है, एटॉमिक मास 40 होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास 40 ग्राम हो जाएगा, सी हमारा आंसर। निम्न में से कौन एक अवोगाद्रो संख्या को निरूपित करता है? तो अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, और इसे हम लोग Na से डिनोट करते हैं, N, कैपिटल N और सबस्क्रिप्ट A, कैपिटल A। तो 6.022 इंटू 10⁻23, ये दोनों ऑप्शन तो एक ही है, यहाँ पर एक में माइनस रहा होगा, छूट गया है, ये होता है, ये ध्यान में रखिएगा। मीथेन का 1 मोल बराबर होगा, ये मीथेन है, अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं, 1 मोल लेते हैं, तो इसमें मीथेन के हमें इतने अणु मिलेंगे एवोगाद्रो संख्या के बराबर, इतने जो है मीथेन के हमें मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक। और अगर हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अणु है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना, यानी कि मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास इसका 16 हो जाएगा, 12 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का, 16 ग्राम। तो मीथेन का 1 मोल बराबर होगा 16 ग्राम के, 1 मोल बराबर होगा 16 ग्राम के, और बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मीथेन अणुओं की संख्या के। तो उपयुक्त दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। CaCl2 का मोलर द्रव्यमान कितना है? मोलर द्रव्यमान, अब देखो ये अपने आप एक आयनिक कंपाउंड है, धातु अधातु का कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड के लिए मोलर मास ये बराबर हो जाएगा फॉर्मूला यूनिट मास इन ग्राम, सूत्र इकाई द्रव्यमान ग्राम में। फॉर्मूला यूनिट मास ठीक वैसे निकालते हैं जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है, तो यहाँ पर 40 लिखेंगे।
आप देखो यहाँ पर क्लोरीन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, एक एटम का मास 35.5 होता है, बस ये टोटल मास है। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, ग्राम लगा दो यहाँ पर, तो ये 40 हो जाएगा, ये आपका 71 हो जाएगा, तो ये 111 ग्राम हो जाएगा। 111 ग्राम, सी हमारा आंसर। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी है? 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी है? मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बराबर आपको क्या करना है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। द्रव्यमान देकर के आपसे मोल पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करना होगा, जिसका द्रव्यमान दिया होगा उसके मोलर मास से भाग लगा देना है, उसके मोलर मास से भाग लगा देना है। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास 52 ग्राम आपको दे रखा है, मोलर मास क्या हो जाएगा, देखो हीलियम है, हीलियम जो है एटॉमिक फॉर्म में होता है, तो मोलर मास यहां पर क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा, यानी कि एटॉमिक मास इन ग्राम हो जाएगा। हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 4 होता है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, तो यहां पर 4 ग्राम हो जाएगा, तो 13 चौके में 52, तो यहां पर 13 हो जाएगा। टोटल जो है 13 मोल है। 52 ग्राम हीलियम में हीलियम का 13 मोल आएगा, तो सी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी क्या होगा, आपको मोल दे दिया जाएगा और आपसे मास पूछा जाएगा, तो जब मोल दिया हो मास पूछ लिया जाए तो सीधा मोलर मास से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। अब देखो इतने हीलियम कणों की संख्या आपको दी गई है, कितने मोल के बराबर है ये पूछा है, तो फिर से यहां पर आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स जो है एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो संख्या। एवोगाद्रो संख्या के बराबर अगर आपके पास पार्टिकल है तो 1 मोल के बराबर हो जाएगा, तो जो भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं उसमें आप भाग लगा दो एवोगाद्रो संख्या से, आपको मिल जाएगा मोलों की संख्या। तो हमारे केस में देखो नंबर ऑफ मोल्स ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स हैं 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई एवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 23। ये पूरा का पूरा कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर हमारा बी। तो जब भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे, परमाणुओं की संख्या दे दे, अणुओं की संख्या दे दे, मोल पूछ ले, तो आपको क्या करना है, एवोगाद्रो संख्या से भाग लगाना है। और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको मोल दे दिया जाएगा और आपको अणुओं की संख्या या फिर परमाणु की संख्या बतानी पड़ेगी, तो आपको एवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब फॉर्मूला जो है यही लगाना है आपको। मोल शब्द किसने दिया है? मोल शब्द जो है ये विल्हेम ओस्टवाल्ड ने दिया है। मोल शब्द जो है ये विल्हेम ओस्टवाल्ड ने दिया है, और इस मोल का मतलब होता है ढेर। मोल का मतलब होता है ढेर, जैसे बालू का ढेर होता है ना, वही वाला ढेर। मोल का मतलब ढेर होता है। एक मोल में जो है इतने सारे आपके कण आते हैं, मतलब इतने सारे कणों का जो है ढेर है एक मोल। 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान कितना होगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि कभी कभी आपको जो है मोल दे दिया जाएगा और आपसे जो है द्रव्यमान पूछा जाएगा। आपको जो है मोल दे दिया जाएगा और आपसे द्रव्यमान पूछा जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, मोल और मास से मल्टीप्लाई करना है। अभी जो है आपने फॉर्मूला देखा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या था, मास ग्राम में बटे में मोलर मास। इस बार क्या है कि आपको ये नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है 0.5, आपसे ये मास पूछा गया है, मोलर मास आप लिख लेंगे। ये क्या है भाई, अपने आप में एक अणु है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, मोलर मास के स्थान पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है 14 होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स है तो 28 हो जाएगा, है ना, 28 हो जाएगा।
तो यहाँ से मास निकल करके आ जाएगा 0.5 इंटू में 28, तो 5 अट्ठे में 40 हो जाएगा, 5 दूनी में 10 हो जाएगा, और हासिल 4 है तो 14 हो जाएगा। फिर एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे यहाँ पर, तो 14 ग्राम हो जाएगा। डी हमारा आंसर। इस बार बोल रखा है 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। पिछले वाले सवाल से ये कैसे अलग है, इस वाले में नाइट्रोजन अणु दिया हुआ था, इस वाले में नाइट्रोजन परमाणु है। तो फर्क बस यहाँ पे आएगा कि मोलर मास जो पहले आपने अणु का लिखा था, अब यहाँ पर आप ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे। यानी यहाँ पर इस बार हम सीधा मास लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, वही फॉर्मूला है पिछला वाला, और यहाँ पर लिखेंगे हम ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास लिखेंगे, मोलर मास लिखेंगे, और यहाँ पर मोलर मास हमारा बराबर हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास के। नंबर ऑफ मोल 0.5, ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 14, तो 14 25 70 हो जाएगा, 7 ग्राम। बी हमारा आंसर। आपके पास इतने नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या है, द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा। जब भी आपको कणों की संख्या दे दी जाए और आपसे द्रव्यमान पूछा जाए, तो सबसे पहले आप भागेंगे मोल के पास। देखिए, अगर हमें कणों की संख्या से मोल निकालना हो तो हमारे लिए आसान है, हम लोग एवोगाद्रो संख्या से भाग लगा देते हैं। अगर हमारे पास द्रव्यमान हो, उससे मोल निकालना हो तो भी आसान है, हम लोग मोलर मास से भाग लगा देते हैं। लेकिन इस बार हमें क्या है कि कणों की संख्या से द्रव्यमान के पास जाना है ना, कणों की संख्या से द्रव्यमान के पास जाना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मोल के पास जाना है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको दिया गया है तो सबसे पहले भागो आप मोल के पास। एक बार जब आप मोल के पास पहुंच जाएंगे तो क्या मोल से आप मास नहीं निकाल लेंगे, क्या मोल से आप ग्राम में मास नहीं निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको दिया है, आपको मोल के पास भागना है, तो आप क्या करेंगे भाई, आप भाग लगाएंगे किससे, एवोगाद्रो संख्या से, फिर आपको मोल मिल जाएगा। अब मोल से आपको मास के पास जाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास इन ग्राम, कुछ भी हो सकता है। और मान लो कभी मास दे करके ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लिया जाए, तो फिर से आपको क्या करना है, मास से पहले मोल के पास भागना है, और उसके बाद आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास जाना है। इस बार आप यहाँ पर भाग लगाएंगे, यानी कि मोलर मास से भाग लगाएंगे, और इस बार एवोगाद्रो संख्या से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे केस में यहाँ पर क्या है, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दी गई है और हमें मास चाहिए। तो जो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दी गई है 3.011 इंटू 10⁻23, इसमें भाग लगाएंगे एवोगाद्रो संख्या से 6.022 इंटू 10⁻23, मोल निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। नाइट्रोजन परमाणु है तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14, ठीक। और ये हमारा टोटल मास ग्राम में निकल करके आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये पूरा कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 से ये 14 कट जाएगा 7 बार में, तो 7 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। इतने आपको अणुओं की संख्या दी गई है, द्रव्यमान क्या है। फिर से आपको क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स देकर के द्रव्यमान पूछा है। तो सबसे पहले भागो मोल के पास, और मोल से भागो किसके पास, मास के पास, ग्राम में मिलेगा। मोल के पास जाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, क्या करेंगे भाई, एवोगाद्रो संख्या से भाग लगाएंगे, मोल मिल जाएगा। फिर जब मोल मिल जाएगा तो इसमें हम लोग मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मास मिल जाएगा। यही काम करते हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दी गई है 6.022 इंटू 10⁻23, भाग लगा दो एवोगाद्रो संख्या से 6.022 इंटू 10⁻23, मोल मिल गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। इस बार N2 का मोलर मास हमें लिखना है, यानी कि ये मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं तो 28 हो जाएगा, 28। ये टोटल मास आपको ग्राम में मिल गया 28 ग्राम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, 28 ग्राम। 46 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 40 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितनी है।
देखो आपको इस बार ऐसे पूछा है, मास दिया हुआ है 46 ग्राम और परमाणुओं की संख्या, पार्टिकल्स की संख्या आपसे पूछा गया है। तो ठीक आपको उल्टा चलना है, ठीक आपको उल्टा चलना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से अगर आपको मोल के पास जाना है तो आप लोग क्या करते हैं भाई, भाग लगाते हैं एवोगाद्रो संख्या से। मोल से अगर आपको जाना है मास पे तो इसमें तो कुछ नहीं करना होता है, मोलर मास से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होता है। इस बार मास से आपको पार्टिकल के पास जाना है तो ठीक उल्टा काम करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। मास आपको 46 दिया हुआ है ना, तो आप मोल के पास जाएंगे। मास से आपको मोल के पास जाना है तो आपको यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, मोल से मास पर आने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। मास से मोल पर जाना है तो इस बार ठीक उल्टा करेंगे, भाग लगाएंगे। किससे, मोलर मास से भाग लगाएंगे। तो सोडियम का जो मोलर मास हो जाएगा वो इसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। ये मोल निकल चुका है। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल के पास जाने के लिए हम लोग एवोगाद्रो संख्या से भाग लगाते हैं, लेकिन हमें मोल से पार्टिकल के पास आना है तो इस बार ठीक हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 दूनी में 46 हो जाएगा, तो यहां पर ये मिल जाएगा 12.12.44 इंटू 10⁻23। बी हमारा आंसर। 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी है, 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी है। तो फिर से आपको जो है यहां पर देखो मास से जो है आपको पार्टिकल के पास पहुंचना है। मास से अगर पार्टिकल के पास जाना है तो बीच का ब्रिज कौन है, मोल है। तो मास से सबसे पहले आप मोल के पास जाएंगे। तो मास से आपको अगर मोल के पास जाना है तो आप क्या करेंगे भाई, मोलर मास से पहले भाग लगाएंगे। मोलर मास से आप पहले भाग लगा दो। ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी होगी, ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या आपसे पूछा गया है, मतलब ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आपको O2 लेना है, ना कि O लेना है। O2 लेंगे तभी अणुओं की संख्या निकल कर आएगी, अगर आप O लेंगे तो परमाणुओं की संख्या निकल करके आएगी। तो इसका मोलर मास जो है ये हो जाएगा 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो 32। ठीक, देखो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग मास से मोल पर गए हैं तो भाग लगाए हैं किससे, मोलर मास से। अब हमें क्या करना है, मोल से पार्टिकल के पास जाना है तो एवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये हो जाएगा हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ पर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1.51 इंटू 10⁻23। तो ये हमारा राइट आंसर। 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस में 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस में परमाणुओं की संख्या कितनी है। 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस में, देखो 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस दे रखा है और पूछा है परमाणुओं की संख्या। ऑक्सीजन गैस बोले तो O2 बाई O2, ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या, O2, O नहीं O2। पूछा है परमाणुओं की संख्या, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग अणुओं की संख्या निकालेंगे। अणुओं की संख्या निकालेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि 8 ग्राम में टोटल परमाणु कितने हैं, टोटल अणु कितने हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, 2 परमाणु हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 8 ग्राम में ऑक्सीजन गैस के कितने अणु हैं। उसके बाद हम लोग उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो परमाणु की संख्या निकल करके हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें 8 ग्राम में चेक करना है कि कितने अणुओं की संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग मोल के पास भागेंगे। तो अगर हमें मास दिया है, मोल के पास जाना है तो मोल और मास से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 32 से हम लोग भाग लगाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं, भाग करेंगे मोल और मास से, तो 32 से भाग कर दिया। अब हमें अणुओं की संख्या चाहिए तो एवोगाद्रो संख्या से हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये अणुओं की संख्या है, ये क्या है कि अणुओं की संख्या है, मॉलिक्यूल्स है। हमें परमाणुओं की संख्या चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये एटम्स है, तो 8 दूनी में 16, 16 दूनी में 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 2 8 में 16, 16 दूनी में 32 हो जाएगा, यानी इतने बट्टे में 2 है। तो 2 से हम लोग इसमें भाग लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 तिहाई 6.011 इंटू
10⁻23। तो ए हमारा आंसर होगा। यदि कार्बन परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, एक मोल का द्रव्यमान जो है 12 ग्राम है। तो भाई एक मोल में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 आपके कार्बन एटम्स हो जाएंगे। इसका द्रव्यमान 12 ग्राम दे रखा है। आपसे एक कार्बन एटम का द्रव्यमान पूछा है तो 12 बट्टे में 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा किया कि कार्बन के एक एटम का मास जो कार्बन 12 समस्थानिक था उसका द्रव्यमान 1.99 इंटू 10⁻26 किलोग्राम होता है। लेकिन हमें ग्राम में चाहिए, है ना, हमें ग्राम में चाहिए तो हम लोग इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -23 ग्राम हो जाएगा। तो 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम हो जाएगा। बी हमारा आंसर। और इसी का 12वां भाग जो है 1 mu के बराबर होता है। किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक है? 100 ग्राम सोडियम है और 100 ग्राम कैल्शियम है। 100 ग्राम कैल्शियम, किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक है? अब यहां पर देखो, आपको ना मास दिया गया है और यहां से आपको पार्टिकल्स चाहिए। मास दिया गया है तो पार्टिकल्स चाहिए। तो मास से मोल के पास जाएंगे और मोल से पार्टिकल के पास आएंगे। तो कैसे करेंगे भाई लोग? 100 ग्राम आपको दे रखा है मास, मोलर मास से भाग लगाएंगे तो हमें मोल मिल जाएगा। मोलर मास सोडियम का कितना होता है? 23 ग्राम होता है। ये मोल मिल गया। इसमें हम लोग एवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परमाणुओं की संख्या मिल जाती है। ठीक है, यहां पर आ जाओ तो मास 100 ग्राम ही है, मोलर मास अलग हो जाएगा। मोलर मास इसका 40 हो जाएगा और एवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देख लो कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। परमाणुओं की संख्या अधिक ही किसमें है? तो इस वाले में अधिक है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है। तो जो पूरी संख्या है ये बड़ी निकल करके आएगी। तो आंसर हमारा 100 ग्राम सोडियम में हो जाएगा। ये हमारा आंसर। कैल्शियम आयन का द्रव्यमान क्या है? आप मुझे कैल्शियम, ये जो कैल्शियम है ये एटम है, ये क्या है? एटम है। और ये क्या है? ये तो आयन है ना। आयन में भी ये कैटायन है, धनायन है। इसका मास बताओ, एटॉमिक मास। चालीस होता है, 40। ये जो कैल्शियम आयन है ये कैसे आया? ये जो एटम है ना, एटम, ये ऑक्सीडाइज कर गया। मतलब इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने निकाल दिया। अब देखो ये जो एटॉमिक मास होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं होता है। ये जो एटॉमिक मास होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं होता है। ये जो आपका मास होता है ये आपका होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। और ये जो कैल्शियम आयन है ये कैसे आया? इलेक्ट्रॉन के जाने से आया है। इलेक्ट्रॉन के जाने से आया है। और इलेक्ट्रॉन का मास तो हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं एटॉमिक मास में। इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं एटॉमिक मास में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं तो इसके द्रव्यमान को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। क्योंकि इसके द्रव्यमान को इग्नोर करके चलते हैं तो इसका जो मास होगा वही मास इसका भी हो जाएगा। समझे? तो आयन अगर है और उसका द्रव्यमान पूछ दिया जाए तो आपको एटॉमिक मास निकाल करके बता देना है। न्यूट्रल एटम का जो मास होता है वही आपको बता देना है, क्योंकि चार्ज जो आप ऊपर देखते हैं वो इलेक्ट्रॉन के आने जाने के कारण होता है। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है, तो जो मास है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये सारे के सारे प्रश्न जो है ये कंप्लीट होते हैं। ये पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं एक नया चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।